हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? कैसे हो बच्चों? मैंने क्लास इंटरचेंज कर दी थी, जिससे कि हमारा अभी डिस्कशन का इतना रिक्वायरमेंट नहीं था। तो आज हम जो अपना टॉपिक कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल एंड केसीएल और इनके एप्लीकेशन। आज हम लोग ये वाला टॉपिक करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद अगला है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होंगे फिर हम मूव कर जाएंगे बच्चों, वो जो बड़े बड़े सिमेट्री वाले केसेस होते हैं ना, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, थोड़े एडवांस लेवल प्रॉब्लम, एंड देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बड़ा प्यारा सा छोटा सा ही टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके सामने तो छोटा ही है, ठीक है। हाँ, एक ऐसे करके बताएंगे। कौन से टेस्ट का, कितने तारीख को है तुम्हारा टेस्ट? 18 तारीख को। मैं एक बार पूछ लेता हूँ ना, एक बार मैं पूछ लेता हूँ। चलिए भाई, देखते हैं, जैसे ही आएगा मेरे पास मैसेज आई विल शेयर विद यू। ठीक है बच्चों, चलिए। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं, ठीक है। मैं 5 मिनट का 5-7 मिनट में तुम्हें केवीएल और केसीएल दोनों की थ्योरी पढ़ा के खत्म कर दूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरीके से आपको सर्किट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बच्चों सीधे पहले आ जाते हैं अपना इस पे, व्हाट इज केवीएल एंड केसीएल। केवीएल और केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं, इसको जल्दी से इसकी थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करके, ताकि क्वेश्चंस में अपन मूव कर सकें। अभी मैंने होमवर्क वगैरह तो कुछ दिया नहीं था। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, यस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस वो पढ़ाना है बच्चों। जेई मेन में आते हैं उसके क्वेश्चन जो है। ओके, मैं अभी बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ, किसी के पास अगर उसका इमेज पड़ा है क्या, कलर कोडिंग का, किसी के पास अगर इमेज पड़ा हो तो जल्दी से मेरे को भेज दो। 2 मिनट का है, बस मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी के पास इमेज हो तो भेज दो। बैटरी के अंदर फोर्स कैसे आता है, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है। बैटरी का मैकेनिज्म, जो बैटरी को बनाया जाता है ना, उसमें ये फोर्स क्रिएट किया जाता है। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ दैट, उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, बट देयर इज अ फोर्स बाय द बैटरी, जो चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने से रोकता है, और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ जाने से रोकता है। अच्छा, यही मैंने पढ़ाया था किसी को। अच्छा, ये लो बच्चों, कलर कोडिंग बता देता हूं मैं आप लोगों को ना। ये होगा मेरे पास कहीं ना कहीं पड़ा होगा, लेकिन अब कोई बात नहीं। क्लियर नहीं है, कुछ नहीं, अब दिख रहा है, अब तो क्लियर है, ठीक है। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, इस पे वैसे तो हमारे जो सिलेबस में है वो मैक्सिमम 4 बैंड तक है, ठीक है। जो अभी तक क्वेश्चन वगैरह जो पूछे जा सकते हैं वो 4 बैंड तक होते हैं, इन्हें बैंड कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें 3 स्ट्रिप दिखाई दे रही है इसमें, 1 2 3, इस पर 4 दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। इसमें बच्चों 5 दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है, लेकिन ये 5 6 वाले मतलब, तो जूम तो कर तो दिया, जूम, अबे जूम कर तो दिया। तुम्हारे जूम नहीं हुआ क्या अभी? अरे हाँ हाँ, ठीक है।
अरे वो उसने मेरी क्लास का ही भेज दिया है। सुनो भाई, ध्यान से सुनो इसको। ये जो पहला कलर होता है ना बच्चों, पहला कलर, वो आपको देखो, जैसे ये कलर कलर लिखे हुए हैं ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, इसको बोलते हैं बीबी रॉय ब्लैक, बीबी ब्लैक और ब्राउन, रॉय रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है बच्चों? हाँ, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विद वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ऐसे करके भाई इसको याद रखा जाता है। ठीक है। अरे तुम जैसे मेन होते हैं बच्चों ये कलर जो है ना, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, मैं उनको वियर गोल्ड एंड सिल्वर, वियर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है भाई, वियर गोल्ड एंड सिल्वर। क्या ये तुम लोगों को समझ में आया भाई? ये वाली चीज समझ में आई? बीबी रॉय को कर लोगे बी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। सो बच्चों, जो पहली स्ट्रिप होती है ना, इसका जो कलर होता है, फर्स्ट स्ट्रिप जो होती है उसका जो कलर होता है बच्चों, वो तुम्हें फर्स्ट डिजिट देता है रेजिस्टेंस की। मतलब आप इसका रेजिस्टेंस अगर लिखना चाहते हो तो फर्स्ट स्ट्रिप, फर्स्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है तुम्हें? इसका कलर कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों? ब्राउन दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर। ये देखो सारे के सारे ब्राउन कलर है, तो फर्स्ट ब्राउन। तो जो फर्स्ट डिजिट होती है बच्चों, सारी डिजिट स्टार्ट होती है जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गोल्ड और सिल्वर के सामने नहीं आता डिजिट। सेकंड डिजिट, ये सेकंड कलर बच्चों आपको सेकंड डिजिट देता है 0 1 2 3 4। थर्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, थर्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 या 4 बैंड वाला होगा ना, तो थर्ड डिजिट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे में जो चौथा तीसरा कलर होगा ना बच्चों, तीसरा कलर हमें मल्टीप्लायर देता है, मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई? और क्या हो गया भाई? क्या हो गया? तेरे को डाउट क्लियरिंग सेशन लग रही है कि बाला साहब ठाकरे? कृपया क्लास में शांति ना फैलाएं, ठीक है, क्लास में शांति ना फैलाएं और क्लास क्लास की तरह चलने दें। क्योंकि आप जो है ना अपने डाउट को लेकर सीरियस नहीं हो, आप अपने नाम को लेकर सीरियस नहीं हो, आप अपना नाम से नहीं आ सकते। आप मेरे को बता रहे हो आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको सीरियस कैसे लूं? चलिए बच्चों, सो बच्चों यहाँ पे ये समझ में आया बच्चों, हमारे में थर्ड डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थर्ड कलर नहीं होगा। अगर 5वां बैंड है तो थर्ड आएगा बच्चों, तो थर्ड कलर आएगा। अगर 5 बैंड है, 6 बैंड है ना, तो बच्चों तब आएगा छठ ये वाला कलर। समझ रहे हो? तो हमारे में बस सिर्फ 2 ही डिजिट की, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें या तो 3 बैंड वाला दे रखा होगा या 4 बैंड वाला दे रखा होगा। 5वां अगर दे रखा हो ना, 5 बैंड वाला, जो कि बहुत कम चांसेस है कि इसके दिए जाने के, लेकिन फिर से एक डिजिट और ऐड कर देना। ठीक है, तो पहली डिजिट मिलती है बच्चों हमें पहले कलर से। तो जैसे ब्राउन है बच्चों, तो ब्राउन के सामने क्या है बच्चों? 1, तो 1 लिख देंगे अपन जो है ना यहाँ पे। फिर बच्चों देखो दूसरा कलर कौन सा है? ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको सब में, सेकंड कलर ब्लैक, सबका सेकंड कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है बच्चों। ब्लैक के सामने क्या होता है? 0, सेकंड डिजिट आ गई। अब बच्चों अगर हमारा 3 बैंड या 4 बैंड वाला है ना, तो इसमें 10 आता है। अगला कलर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? रेड दिखाई दे रहा है, रेड। देखो ये रेड है ना, रेड, रेड कलर। तो रेड के सामने बच्चों, रेड तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तुम देख रहे हो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, 10 टू द पावर 2। ये देखो, ये मल्टीप्लायर को भी ऐसे लिखते हैं बच्चों, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2। तो ब्लैक के लिए ये आएगा। अगर थर्ड कलर भी ब्लैक होता ना, तो ये आता ब्राउन। क्या ये समझ में आ गया? और ये आ जाएगा रेड। क्या आप इसको लिख लोगे? बस आपको ये याद रखना है लास्ट में, लास्ट में बच्चों ये याद रखना है, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए इसमें जो
एरर जो होती है ना मेजरमेंट में, एरर आती है फॉर गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे सस्ता, मतलब गोल्ड ज्यादा एक्यूरेट होता है, सिल्वर कम एक्यूरेट होता है, ठीक है। गोल्ड मतलब कम वैल्यू, ठीक है, ऐसे करना है इसमें। ठीक है बच्चों, सो ऐसे करके आ जाएगा बच्चों आपका। हाँ, गोल्ड मतलब कम, उल्टा चलता है बस इसमें ना, गोल्ड सिल्वर ऐसे याद रहेगा। सर रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग की जरूरत क्या था, डायरेक्ट लिख देते। देखो, जब रेजिस्टेंस दिया जाता है ना, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है आपके सामने ना, अब उसके ऊपर लिखते नहीं, वो होते बहुत छोटे छोटे हैं। आप देखोगे ना, जब आप बीटेक वगैरह करोगे तब आपको दिए जाएंगे सर्किट में यूज करने के लिए, तब आप लोगों को पता लगेगा। क्लियर है बच्चों? सो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए आ जाता है। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया बच्चों? सो ऐसे ही सिंपल, अगर एक क्वेश्चन भी देना चाहूं मैं तुम्हें, तो मैं एक क्वेश्चन भी बना देता हूं। मैं तो हर क्वेश्चन पे, हर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनाने बैठा रहता हूं। सो आपको जैसे कलर ऑफ बैंड्स गिवन है, कलर ऑफ बैंड्स इज गिवन एज ऑरेंज, पहला ऑरेंज दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको ब्लैक, तीसरा दे रखा है बच्चों येलो एंड सिल्वर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। लो, जल्दी से, अगर तुम्हें याद हुआ है नहीं हुआ है वो यहां से आइडिया लग जाएगा हमें, ठीक है। तुम्हें याद है या नहीं याद है वो आइडिया लग जाएगा हमें। इमेज को दिखा दो, इमेज दिखा दी, यही तो मैं चाहता था। इमेज ही दिखा दी तो फिर क्या है, यही तो, तुम्हें रिस्क लेना है इसमें ना, तुम्हें वो बीबी रॉय वाला फॉर्मूला लगाने का रिस्क लेना है। समझ गए? सो मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में 2019 में जनवरी में। बच्चों पहले पेपर में कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया था, दूसरे पेपर में कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया था, तीसरे पेपर में कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया था, चौथे पेपर में कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया था। 8 में से 4 पेपर में कलर कोडिंग का क्वेश्चन बैक टू बैक आया था। फिर उसके बाद अगले 4 में एक भी नहीं आया। फिर 1 अप्रैल में आया था, ठीक है, और शायद इस बार भी एक भी नहीं आया, मैंने जहां तक देखा है, तो इस बार भी कोई नहीं आया। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आएगा ही आएगा, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। समझ रहे हो? कुछ भी हो सकता है। बाद में तो पता है क्वेश्चन कैसे आने लगे कि एक क्वेश्चन दे दिया, आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया कि रेजिस्टेंस इतना आया, फिर बोला कि बताओ कौन कौन सा पेयर ऑफ कलर, मतलब लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर क्या रहा होगा रेजिस्टेंस का। समझ रहे हो? क्वेश्चन करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह देके रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करके, और फिर आपसे पूछ लिया कि बताइए 4 पेयर बना दिए, और फिर बोला कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? उल्टा कलर न देके वैल्यू से कलर पूछा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग कर लोगे, ठीक है। सो बच्चों तुम्हें पता है ब्लैक इसमें लिखना है तुम्हें, ब्लैक, ब्राउन, रेड, बीबी रॉय ऑरेंज, येलो, ग्रेट ग्रीन, आगे तो जाना ही नहीं, हमारे सारे कलर आगे इसमें, और बाद में गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर महंगा होता है यहाँ पे 10%, ठीक है। पहला कलर क्या है बच्चों? ऑरेंज। 0 1 2 3, एक तो आएगा बच्चों 3 फर्स्ट डिजिट। दूसरा कलर कौन सा? ब्लैक। ब्लैक के सामने दूसरी डिजिट अगेन 0। मल्टीप्लायर क्या होगा? येलो। 10 रेज़ टू द पावर 0, 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 रेज़ टू द पावर 2, 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 4। सो 0.3 मेगा ओम बोलो और 300 किलो ओम बोलो, इसको विल बी द आंसर। अच्छा, वो प्लस माइनस का वो भी आएगा,
प्लस माइनस का 10%, अगर फोर्थ कलर दे रखा है तो प्लस माइनस का 10%। गॉट इट? हाँ भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करने? ठीक है। सो मतलब मेरे ख्याल से तो मैं अब इसमें जो देखो, वैसे तो बच्चों को बहुतों को पता होता है, किसी किसी बच्चे का क्या रहता है, सॉरी टू आस्क डाउट एंड डिस्टर्ब दी डाउट, बट प्लीज बता दीजिए कि इस बैच में मेंस का पूरा सिलेबस होगा ना सर? यस, मेंस का तो मेंस और एडवांस दोनों का पूरा होगा इसमें ना। मैं कोई चीज छोड़ के नहीं चल रहा, बताओ कोई चीज ऐसी हो जो छोड़ के चल रहे हो, या हम लोग एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस ना कर रहे हो। तो मैं जेई एडवांस का डिस्कशन कराया मैंने, तो बस सब मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। 5 बैंड वाले में बच्चों बस ये डिफरेंस आ जाएगा, 5 बैंड वाले में बच्चों, एक तो देखो ये थर्ड डिजिट एंड वो आ जाएगी, ये वाली थर्ड डिजिट जो है, ठीक है ना। और ये जो थर्ड डिजिट मतलब जो तीसरा कलर होगा ना, उससे थर्ड डिजिट ले लेनी है बस उसमें ना, उसमें 3 डिजिट हुआ करेंगी। सो जैसे यहाँ पे देखो 10.3 आया ना, तो थर्ड डिजिट आ गई। और देखो 6 बैंड वाले में बच्चों एक ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट और गिवन होगा, अल्फा, ये गिवन होगा। सो मतलब ये फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मतलब 5 और 6 का यार देखो, मुझे नहीं लगता 3 के अलावा या 4 के अलावा पूछा जा सकता है। और ये वाला पार्ट तो यार 6 वाला तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, 4 तक ही आते हैं। लेकिन अगर देखो 5 में आता है तो 5 में कुछ नहीं है, जो तीसरा वाला कलर दे रखा हो उससे तीसरी डिजिट लिख देना। 5 दे रखे हो तो तीसरे वाले कलर से तीसरी डिजिट लिख देना बस। मुझे नहीं लगता छठा 6 वगैरह का आएगा, ठीक है। वो ये वाली अल्फा वाली वैल्यू किसी को याद नहीं रहती, वो तो इसमें मैंने ये तुम जो है ना ढूंढोगे ना इसके कलर वाले, शायद तुम्हारे एनसीईआरटी में इसका नहीं होगा, देखना इसमें ना एनसीईआरटी में दे रखा है नहीं दे रखा है, ठीक है ना। छठवां नहीं दे रखा होगा, ये मैंने कुछ ज्यादा ही एडवांस ले दिया है इसमें ना। तो चलो बच्चों, खैर ये वाला काम खत्म हो गया बच्चों। अब आज का मतलब लाइक अपना वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन जो है। सो आज का जो टॉपिक है बच्चों दैट इज केबीएल। काफी लेट हो गया मतलब पंचायतों के चक्कर में पर मतलब हम सही चल रहे हैं, हमारा कोई ऐसा सिलेबस वगैरह में कहीं पे कोई इश्यू आ नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं और टाइम पे ही चलते रहेंगे। सो आज का टॉपिक है बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आज का टॉपिक क्या है बच्चों, मैंने बैटरी वगैरह तुम्हें पढ़ा दी थी, बैटरी पढ़ा दी, रेजिस्टेंस पढ़ा दिया आप लोगों को, और क्वेश्चंस बस बाकी हैं इसके। सो पहला लॉ है बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को बोलते हैं बच्चों केबीएल, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बच्चों केबीएल। इसका बच्चों स्टेटमेंट लिख लीजिए एक बार, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। मैं इसको बहुत कम यूज करूंगा वैसे तो, लेकिन लिखवा जरूर देता हूं मैं। दिस लॉ इज ऑल्सो टर्म्ड एज, दिस लॉ इज ऑल्सो टर्म्ड एज, दिस लॉ इज ऑल्सो टर्म्ड एज लूप लॉ, बिकॉज it is applied, because it is applied on a loop, ठीक है ना। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, एक लूप आपको सेलेक्ट करना होता है, उस लूप में आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों, ये एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड होता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट होता है इन एनी क्लोज लूप, in any closed loop of circuit, the algebraic sum of, the algebraic sum of, यहां पे नहीं छापने को बोल रहा हूं, कॉपी में नोट कर प्रशांत, algebraic sum of all the potential differences, all the potential differences
is equal to 0, is equal to 0. In any closed loop of circuit, the algebraic sum of all the potential differences is equal to 0. algebraic sum, बच्चों अगर तुम ड्रॉप को नेगेटिव बोल रहे हो तो राइज को पॉजिटिव बोलना है। algebraic का मतलब समझ में आ रहा है, बस प्लस और माइनस के साथ। एक अगर किसी डिवाइस के क्रॉस ड्रॉप आ रहा है तो आप उसको नेगेटिव बोल रहे हो तो राइज को आपको पॉजिटिव बोलना है। जैसे अगर मैं एक लूप बनाऊं, यहाँ पे मैंने कहा कि एक क्लोज लूप है बच्चों, ये इसमें डिवाइसेस लगी हुई है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, ये एक डिवाइस लगी हुई है, एक डिवाइस ये लगी हुई है, ये डिवाइसेस लगी हुई हैं इनमें, ठीक है। देयर आर टोटल 4 डिवाइसेस। तो आपको क्या करना है कि आपने एक लूप पहले सेलेक्ट करना है, एक क्लोज लूप। आपने क्लोज लूप सेलेक्ट कर लिया, उसमें लगी हुई डिवाइसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहे हैं उनका, जैसे मान लो यहां से यहां तक ड्रॉप आ रहा है V1 का, यहां से यहां तक भी ड्रॉप आ रहा है V2 का, ये आ रहा है बच्चों राइज V3 का। लेकिन राइज और ड्रॉप बच्चों तब बोलोगे तुम जब एक डायरेक्शन में जा रहे होगे। अगर आप इस लूप में ऐसे जा रहे हो तो एक जगह से जाके लौट के आना है आपको वापस ना। तो जब आप इधर जा रहे हो तो तुम देख रहे हो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, हायर से लोअर जा रहे हो तो क्या लिखना है बच्चों इसको, ड्रॉप। ड्रॉप को क्या लिखना है, माइनस का। तो यहाँ पे तुम ड्रॉप हुआ, फिर इधर गए हायर से लोअर, तो यहाँ पे बच्चों माइनस का V2, फिर आप इधर आए बच्चों, यहाँ पे लोअर से हायर गए प्लस का V3, फिर आप इधर पहुंचे लोअर से हायर प्लस का V4, और ये बच्चों इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड वी गेट V1 प्लस का V2 इज इक्वल टू V3 प्लस का V4। दैट्स ऑल, इतना ही होता है बच्चों। इसके अलावा केवीएल की जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है, जब भी डेरिवेशन करने होते हैं ना तब केवीएल की जरूरत पड़ती है हमें। ये आया भाई समझ में? सो जब रेजिस्टेंस होता है ना बच्चों, रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात की जाए बच्चों तो रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो बच्चों आपको लिखना है इसमें करंट की डायरेक्शन में बच्चों हमेशा माइनस का IR लिखना है, ठीक है। ड्रॉप आएगा, करंट की डायरेक्शन में हमेशा ड्रॉप आएगा। अगर आप ड्रॉप को नेगेटिव लिख रहे हो, राइज को पॉजिटिव लिख रहे हो, तो आपको इसको माइनस का IR लिखना है, ठीक है, माइनस का IR। एक से ज्यादा होगा तो, एक से ज्यादा होगा तो कोई भी 2 क्लोज लूप ले, मतलब तुम्हारे पास जितने वेरिएबल है ना उसके हिसाब से क्लोज लूप आपको सेलेक्ट करने होते हैं। आप किसी भी क्लोज लूप को लेके आप उस पर केवीएल लगा सकते हो, कोई भी एक क्लोज लूप लेके आप उस पर केवीएल लगा सकते हो। जैसे बच्चों इसका जो बेसिक डेरिवेशन है ना वो यहां से आता है। अगर मैं इसमें करंट मान लू बच्चों I, ठीक है ना, इसमें अगर मैं करंट मान लू I, मैं बस सिर्फ यहीं पे इसको बताऊंगा, ठीक है, यहीं पे। तो तुम देख रहे हो बच्चों इसमें हायर पोटेंशियल से करंट एंटर कर रहा है, तो ये डिवाइस कैसे बिहेव कर रही होगी, लोड की तरह। इसमें देखो लोअर पोटेंशियल से एंटर कर रहा है, सोर्स की तरह बिहेव कर रही होगी। हाँ भाई, ये सोर्स की तरह बिहेव कर रही होगी, और ये वाली हायर पोटेंशियल से एंटर कर रहा है, लोड की तरह बिहेव कर रही होगी, है ना, ये लोड की तरह बिहेव कर रही होगी। अगर आप बोलो कि एनर्जी कंजर्व रहेगी तो मतलब कुछ सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे, कुछ सोर्स एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे। तो बच्चों इसकी पावर क्या होगी, इसकी तो पावर आएगी पॉजिटिव, V4 इंटू आई पॉजिटिव का होगा। ये लोड है तो ये आएगा बच्चों माइनस का V1 इंटू आई, ये भी लोड है तो ये आएगा बच्चों माइनस का V2 इंटू आई, और ये बच्चों सोर्स है V3 इंटू आई इज इक्वल टू 0। नेट पावर, नेट एनर्जी कहीं क्रिएट नहीं की जा सकती ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सोर्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे, कुछ लोड की तरह एक्ट कर रहे होंगे। नेट एनर्जी ऑफ दिस लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड। और आपके पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो आया ना पोटेंशियल का ड्रॉप, ये इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व की हम लोगों ने। इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसलिए क्या बोला था मैंने यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। सर सोर्स आर लोड के साइन में थोड़ा, सोर्स और लोड के नेगेटिव टर्मिनल से अगर करंट एंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल एंड से अगर लीव कर रहा है किसी डिवाइस को, तो वो सोर्स की तरह बिहेव करती है दोनों का, ठीक है। ये देखो
यहाँ पे हायर पोटेंशियल एंड से लीव कर रहा है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से एंटर कर रहा था, मतलब चार्ज लोअर पोटेंशियल पे आया था, इसने उठा के हायर पे रख दिया होगा। यहाँ पे हायर पे आया, इसने उठा के लोअर पे रख दिया, मतलब उसकी एनर्जी छीन ली। हायर पे आया, लोअर पे रख दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटा दी चार्ज की। समझ रहे हो, ये सब बताया है मैंने तुम्हें ना पिछली क्लास में, पावर कैसे आती है, ठीक है, ये सारी की सारी बातें। सो क्या ये आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन कब क्लियर हो गई भाई केबीएल की? ठीक है, केबीएल का मतलब है कि ये बेसिक डेफिनेशन हो गया, कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं यूज करना इसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। वैसे तुम्हें आते हैं ये, लेकिन मेरा काम था बस एक बार तुम्हारा रिवीजन करा देना ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग में ये चीजें जब जरूरत पड़े ना बन पाए। सो सेकंड मेथड है बच्चों किरचॉफ्स, सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम इस वाले को ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको केसीएल बोलते हैं बच्चों, केसीएल, और इसी को बोलते हैं बच्चों जंक्शन लॉ। इसको क्या बोला जाता है? जंक्शन लॉ। एक जंक्शन पे लगाया जाता है बच्चों ना, ये हमेशा एक जंक्शन पे लगाया जाता है। जंक्शन मतलब जहां पे एक से ज्यादा वायर आके जुड़ रहे हो, एक से ज्यादा वायर आके जुड़ रहे हो। तो इसका स्टेटमेंट है बच्चों, एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन, algebraic sum of, at any junction, algebraic sum of all the currents, all the currents directed towards the junction, directed towards the junction, directed towards the junction is equal to zero, is zero. सो मतलब तुम्हें जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं अगर तुमने उनको पॉजिटिव ले लिया, और जो जंक्शन से अवे जा रहे होंगे उनको तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे एक जंक्शन दे रखा है, यहां पे ऐसे वायर है, ये जंक्शन है, इधर करंट आ रहा था I1, ये करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, एक करंट ऐसे आ रहा है I3। तो जो भी करंट जंक्शन की तरफ है उनका एल्जेब्राइक सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, अगर आप उसको पॉजिटिव बोल रहे हो, I1 को पॉजिटिव बोल रहे हो, तो जो जंक्शन से जा रहा है ना उसको माइनस का I1 I2 बोलना पड़ेगा आपको, प्लस का I3 इज इक्वल टू जीरो। सो I2 जो आएगा बच्चों वो I1 प्लस I2 के बराबर आएगा। और ये बच्चों लॉ किस पे बेस्ड होता है? ये लॉ किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन। सो दिस इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन। सो बच्चों ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। यस, I3, दिस विल बी द I3, ठीक है। बहुत आसान आसान सी चीज है ये तो सारी की सारी। चलो भाई, अब हम तैयार हो चुके हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई यहां तक। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 1, देखो बच्चों, वो जो नोडल एनालिसिस है ना, एक और मेथड वैसे उसको अलग बोल देते, लेकिन मतलब मुझे लगता नहीं कि उसको अलग से नाम देना चाहिए, ठीक है, वो केसीएल वेसीएल ही मिक्स हो जाता है उसमें ना। एक और होता है बच्चों नोडल एनालिसिस। उसमें क्या करते हैं कि आप अपनी मर्जी से एक जगह का पोटेंशियल क्या मान लेते हो? जीरो। टेक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट equal to zero and write and try to write potential of all the other points in the circuit, all the other points in the circuit। मैं क्या इसका क्वेश्चन ही करा देता हूं इसका ना, तो काम खत्म हो जाता है। इन दी सर्किट, एंड फिर वो इजीली सॉल्व हो जाता है। कब इसको लगाना है कब नहीं लगाना वो मैं बता दूंगा आप लोगों को ना, वो मैं बता दूंगा।
स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी भाई, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के किसी क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी। डाले हैं तो स्टेज 2 के सर वो दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना बता दीजिए। बैटरी का अभी अभी तुम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी जो भी बेसिक क्वेरी होंगी तो लास्ट में शायद एड्रेस कर सकता हूं, अभी मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस करा देने दीजिए, ठीक है। सो बच्चों यहां पे आपको एक सर्किट दे रखा है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये बैटरी है। मेरे ख्याल से इसमें आपका वो जो भी परेशानी आ रही है ना वो यहाँ पे एड्रेस हो जाएगी। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, दैट रेजिस्टेंस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल। ये बैटरी थी ऑफ ईएमएफ ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था स्मॉल आर, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड में क्या हो गया, क्या कमेंट्स में क्या हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था यार, मैं इसको नोडल एनालिसिस को ना क्वेश्चन से सॉल्व कराने वाला था। चलो डन। अरे वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, नोडल एनालिसिस की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। सो बच्चों ये कहलाते हैं टर्मिनल, ये जो पॉइंट होते हैं ना ए और बी, ये टर्मिनल कहलाते हैं। आपने इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया है, करंट आएगा इस सर्किट में, ठीक है ना। इस सर्किट में बच्चों करंट आ रहा होगा, ऐसे करके आपने पूरा सर्किट वगैरह बना दिया, बैटरी वगैरह आपने इस तरीके से कनेक्ट कर रखी है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के इसमें आंसर करने हैं। नंबर 1, करंट की वैल्यू बता देनी है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये तो, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। पावर आउटपुट बताना है तुम्हें ना, आउटपुट पावर, आउटपुट मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर। आपको बताना है वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पी आउट इज मैक्सिमम। फिर बच्चों आपको प्लॉट करना है पी आउट वर्सेस कैपिटल आर को। फिर आपको बताना है बच्चों इफ पी आउट इज सेम फॉर टू वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर, then find relation between both the values। टू वैल्यूज के साथ लिख लेना या ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों R1 कॉमा R2। इन दो वैल्यूज के लिए बच्चों आउटपुट पावर बराबर आ रही है, तो आपको रिलेशन बताना है R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, और एफिशिएंसी ऑफ सेल बतानी है आपको। when it is used to supply when used to supply P max। क्या ये आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है भाई? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत बहुत शानदार है। आप इसके रिजल्ट्स को आगे बहुत अच्छे लेवल तक जनरलाइज कर सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें ना। P मींस पावर, यस, P मींस पावर जो बाहर मिल रही होगी, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल
रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको पावर मिल रही होगी। एंटी वाला, अनुज एंटी वाले के बारे में बात कर रहे हो क्या? कल से, कल 1:30 बजे से स्पेशल क्लासेस के दौरान टॉपिक वाइज एनटीए के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के क्विज कराऊंगा मैं और उनका बाद में डिस्कशन कर दिया करूंगा, क्योंकि एनटीए के पेपर का तो डिस्कशन हो नहीं सकता। पोल होगा उसमें, यस। इलेवन से स्टार्ट होगा, यस। पहले मैकेनिक्स कंप्लीट होगा। मैकेनिक्स कंप्लीट हो रहा है आपका पहली 6 क्लासेस में। पहला काइनेमेटिक्स का, दूसरा एनएलएम फ्रिक्शन का क्विज है, तीसरा थर्ड वाला उसका है वर्क पावर एनर्जी, फोर्स सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, देन रोटेशन। टाइम 1:30 PM। अरे वो तो आज रात वाला है। चलो भाई आ गया भाई, कर लिया तुम लोगों ने इसको, ट्राई कर लिया क्या? क्वेश्चन ट्राई कर लिया? एक बार आप लोग इसको नोट कर लिया हो तो मैं अगले पेज पे डायग्राम बनाऊं जो तुम सॉल्व कर रहे हो। चलिए, सो यहां पे क्या हो रहा है, करो करो, जब तक जो बच्चे कर रहे हैं वो करने पे ध्यान दो, ठीक है? मैं जो डायग्राम वगैरह तैयार कर लेता हूं। ये एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे भाई, पहले तो करंट पता कर लेंगे। सबसे पहला पार्ट केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल। तो तुम कहां से स्टार्ट कर रहे हो? मैं तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से ऐसे करके जा रहा हूं, ऐसे। तो जब मैंने यहां से देखा, यहां से लोअर से हायर गया तो प्लस का ई आएगा। हाँ भाई, प्लस का ई आएगा। फिर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, देखो ये हायर होगा और ये लोअर होगा, तो यहां पे ड्रॉप आएगा रेजिस्टेंस देखते ही, आई इंटू आर। अब मैं इधर आया बच्चों, ऑब्वियस सी बात है ये हायर होगा और ये लोअर होगा। करंट ऐसे आ रहा है ना इसमें, इस रेजिस्टेंस में, माइनस का आई इंटू स्मॉल आर एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड वी गेट वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस का कैपिटल आर। ठीक है भाई, ये आ गया तुम्हारे पास सबका पास। बहुत ही, ये तो कुछ ऐसी चीजें जो ड्रॉपर में बताना मतलब एक तरीके से मजाक कर दिया, ठीक है? लेकिन सबका साथ सबका विकास। चलो सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट क्या था बच्चों? आउटपुट पावर, पी आउट, बाहर जो पावर होगी। पावर कितनी होगी बच्चों? आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर के बराबर होगी। ये वाली पावर जो होगी आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर के बराबर। आई की वैल्यू हमें पता है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस का कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू आर के बराबर आ जाएगी। ये पावर आ गई बच्चों आउटपुट वाली। ये फंक्शन ऑफ आर आ रही है, आर वेरिएबल है तो ये पावर वेरी करेगी आ वाली। तो मुझे क्या करना था, मुझे थर्ड वाले पार्ट में वैल्यू ऑफ कैपिटल आर बतानी थी जिसके लिए बाहर वाली पावर मैक्सिमम हो जाए। क्या चीज नेगेटिव होगा? ये पावर, पावर नेगेटिव होगा अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इलेक्ट्रिकल जो है थर्मल में कन्वर्ट हो रही होगी, लॉस हो रही होगी वो एनर्जी, ठीक है? वो उस सेंस में लोड है। लेकिन वो हम तो वो बोलेंगे ना कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस किस रेट से एनर्जी डेसिपेट हो रही है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं अपन जो है। थर्ड पार्ट था बच्चों, मुझे इस पावर को मैक्सिमाइज करना था। पी आउट को क्या करना था बच्चों? मैक्सिमाइज। तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डीपी डिवाइडेड बाई डी आर। किसके साथ वेरी कर रही है पावर? आर के साथ। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो जो चीज कांस्टेंट थी उसको तो बाहर ले लिया। इस आर का डिफरेंशिएशन आएगा 1 और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऊपर वाला एज इट इज रहेगा बच्चों, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आएगा 2 टाइम्स आर प्लस का कैपिटल आर और नीचे वाले का बच्चों हो जाएगा स्क्वायर आर प्लस का स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब आप इसको ऊपर से सॉल्व करोगे तो यहां से तुम्हारे पास आ रहा होगा बच्चों आर इज इक्वल टू कैपिटल आर,
ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो करना है हमें, तो यहाँ पे आ रहा होगा 2r इंटू आर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया होगा, ठीक है, r इक्वल टू कैपिटल आर आ गया। तो एक चीज समझ में आ गई कि आउटपुट पावर अगर मुझे मैक्सिमम करनी है तो बच्चों मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, जो कैपिटल आर है, उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर लेनी पड़ेगी, तो मुझे बाहर जो है पावर मैक्सिमम मिलेगी। यस, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी पावर 4 हो जाएगी अब ना, नीचे वाले का डबल होता है ना, स्क्वायर हो जाता है ना। अच्छा, वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी बच्चों? मैक्सिमम पावर कितनी होगी? पावर थी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस का आर का स्क्वायर इंटू आर, यही होगी ना, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r के बराबर। दिस इज द मैक्सिमम पावर, दैट द मैक्सिमम पावर इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। तो ये पी आउट आ गया बच्चों। अब मुझे इसको प्लॉट भी करना है। सर ने नहीं समझ आया कि एक्सटर्नल को इंटरनल के बराबर क्यों करा? बिकॉज इंटरनल तो भाई देख बैटरी की प्रॉपर्टी है, इंटरनल को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम तो बाहर वाले को चेंज कर सकते हैं। तो जब पावर तुम्हें बाहर वाले के अक्रॉस चाहिए तो बाहर वाले का रेजिस्टेंस आपको इंटरनल वाले के बराबर करना पड़ेगा, तो बाहर वाले के अक्रॉस मैक्सिमम पावर आएगी। बाहर वाला वेरिएबल है ना ये वाला। अब आगे समझ में? फिर आते बच्चों फोर्थ नंबर पे। अब मुझे क्या करना है? पावर को प्लॉट करना है। पावर आई क्या थी मेरे पास? ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस का कैपिटल आर का होल स्क्वायर के बराबर, ये थी पावर। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ना बच्चों, आर को, मतलब पावर को, P वर्सेस कैपिटल आर, बिकॉज दिस इज वेरिएबल, कैपिटल आर इज वेरिएबल, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट वेरिएबल। अगर तुम देखो बच्चों, अगर आर जीरो है, आपने इसमें जीरो रख दिया तो पावर जीरो आ जाएगी। और अगर बच्चों आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, देखो नीचे वाला इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी, फिर भी पावर टेंडिंग टू जीरो आ जाएगी। एक जगह पे पावर मैक्सिमम आ रही है, जब आर की वैल्यू स्मॉल आर है तो पावर मैक्सिमम है। तो ये चीज समझ में आ गई तुम्हें कि स्लोप एक ही जगह पे जीरो होगा। तो बच्चों पावर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये आर की वो वैल्यू है, आर इज इक्वल टू मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। यहां पे पावर जो आ रही है बच्चों वो मैक्सिमम आ रही है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r के बराबर। दिस इज द मैक्सिमम पावर, पी मैक्स। ये प्लॉट हो गया बच्चों, ये वाला ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। इफ पी आउट इज सेम फॉर टू वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2, देखो ये देखो, आर अगर छोटा रहेगा ना स्मॉल आर से तो पावर कम आएगी मैक्सिमम वाले से। अब आपको बोला है कि दो वैल्यूज के लिए, सपोज करो एक ये वाली पावर ले लिया आपने कि मैं तो सर ये वाली पावर देखना चाहता हूं आर की किस वैल्यू के लिए आएगी, तो ये दो बार आएगी बच्चों। देखो कैपिटल आर की दो वैल्यूज के लिए ये वाली पावर आएगी सेम। एक को बोल दिया मैंने कैपिटल आर की पहली वैल्यू को बोल दिया बच्चों R1, दूसरी वैल्यू को बच्चों मैंने बोल दिया, कैपिटल आर की दूसरी वैल्यू को मैंने बोल दिया R2। ये R1 और R2 क्या है? बाहर वाले रेजिस्टेंस की वो वैल्यूज है जिनके लिए पावर सेम आ रही है, मैक्सिमम नहीं है। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम एक ही वैल्यू पे आएगी, लेकिन उसके अलावा उससे छोटी पावर जो है दो वैल्यूज पर मिलेंगी हमें। तो मैं अगर अगले पेज पे ले जाके बोलूं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था कि पावर एट R1 इज इक्वल टू पावर एट R2, तो मुझे R1 और R2 का रिलेशन चाहिए। तो ये आया था हमारे पास ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू R1। आर की जगह पे R1 रख दिया ना मैंने, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 प्लस का आर का स्क्वायर, ये गड़बड़ कर दी मैंने, इंटू R2। ये तो कट जाएगा। अब मैंने इनका रूट ले लिया, तो ये आएगा रूट के अंदर R1, R2 प्लस का R, रूट के अंदर R2, R1 प्लस का R। सो यहां से आ जाएगा बच्चों R रूट के अंदर R1 माइनस रूट के अंदर R2 इज इक्वल टू R1 रूट के अंदर R2 माइनस R2 रूट के अंदर R1। अगर आप यहां से देखो R आ रहा होगा रूट के अंदर R1 R2 के बराबर। अगर आप यहां से रूट के अंदर R1 R2 कॉमन ले लोगे ना, तो रूट के अंदर R1 बचेगा, माइनस का रूट के अंदर R2 वो कट जाएगा। सो बच्चों उन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन होता है जिनके लिए पावर सेम आ रही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, मानता हूं ये जेई मेन के टॉपिक है, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना,
जेई मेन का टॉपिक है, लेकिन इसको जेई एडवांस में इरडो में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बस उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लग जाता है, इरडो का बना दिया बस उसको, बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस लगा के यही सेम कॉन्सेप्ट जनरलाइज होता है। ठीक है, सो ये आ जाएगा बच्चों, एक तो हमारे पास आ गया। अब पूछिए बच्चों एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है? लास्ट है एफिशिएंसी ऑफ द सेल। ये होती है बच्चों जो पावर हमें मिली और जो मिलनी चाहिए थी। एक्सपेक्टेड। तो हमें मिली कितनी है? हमें मिली है बच्चों आई स्क्वायर आर के बराबर, जबकि मिलनी कितनी चाहिए थी? ई आई के बराबर। हमें ई आई के बराबर मिलनी चाहिए थी, जो अंदर केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है ना, वो ई आई के बराबर है, तो हमें इतनी मिली है, इससे कट जाएगा। अच्छा आई आर आ गया ऊपर, क्या मैं आई आर को ये लिख सकता हूं ई माइनस का आई आर डिवाइडेड बाई ई, या आई की जगह पे अपन कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये तो कट गया इससे, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस का कैपिटल आर डिवाइडेड बाई ई, और बच्चों जो एफिशिएंसी आ जाएगी ना, दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस का कैपिटल आर। इतनी एफिशिएंसी होगी, ठीक है ना, इतनी एफिशिएंसी होगी। अच्छा हमें एफिशिएंसी किस केस में पूछी है? जब पी आउट इज मैक्सिमम। आउटपुट वाली पावर मैक्सिमम कब थी बच्चों? जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था। आप अगर इसको यहां पर रख दोगे तो 50% एफिशिएंसी मिल रही होती है। जब तुम्हें बाहर मैक्सिमम पावर मिल रही होती है ना, उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ 50% एफिशिएंसी मिल रही होती है, 50%। ठीक है भाई, यहां तो समझ में आया? सर ये कैसे आया समझ नहीं है, कौन सा वाला पार्ट? मैंने देखो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या सॉल्व किया है मैंने। एफिशिएंसी ऑफ द सेल व्हेन यूज्ड टू सप्लाई मैक्सिमम पावर। जब आप इसको ऐसे यूज कर रहे हो, ये सब मैक्सिमम पावर सप्लाई कर रही है, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर सप्लाई कर रही है। मैं बताता हूं, मैं मुझे पता है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें परेशान कर सकती हैं। देखो बच्चों, जब बैटरी से आई करंट फ्लो कर रहा होता है ना, आई करंट, अगर ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो पता है कितनी पावर सप्लाई कर रही होती? ई आई के बराबर। इस रेजिस्टेंस ने आके काम बिगाड़ दिया। ई आई में से आई स्क्वायर आर इसने खुद लॉस करा दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो ई आई में से आई स्क्वायर आर लॉस करा दो तो इतनी बाहर मिल रही होगी, दिस डिवाइडेड बाई ई आई। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वही आएगा, सेम आंसर आएगा। देखो इसको काट दो, वो सेम ही आ रहा होगा। अरे ये पता है ना तुम्हें, ये पता है, ऐसे लिखा था ना अपन ने, ई माइनस का आई आर माइनस का आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। क्या मैं कैपिटल आई आर को ये लिख सकता हूँ ई माइनस का आई आर, ये लिख सकता हूँ ना ये? तो देखो उधर जो ये है ना लास्ट में, ये आई आर जो आ रहा था, वही चीज है आई आर, ई माइनस का आई आर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, ई आई माइनस का आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई ई आई। यही होगी ना एफिशिएंसी। मिलनी मुझे इतनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? इतनी कम हो गई। तो मुझे जो बाहर मिल रही है ना, वो इतनी मिल रही है। खुद के जो इंटरनल रेजिस्टेंस ने जो लॉस करा दिया ना, वो लॉस हो गया बाहर। अब बाहर कितनी मिलेगी? वो लॉस माइनस कर दो, वो बाहर मिल रही होगी। अरे पावर, पूरे सर्किट की एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। ई आई के बराबर वहां पे बैटरी वर्क कर रही है, उसमें से खुद के अंदर लॉस हो जा रहा है आई स्क्वायर आर का। तो या तो तुम इसको देखो, ये जो चीज है ना बच्चों, ये ई आई माइनस का आई स्क्वायर आर जो है बच्चों, ये कैपिटल आई स्क्वायर आर के बराबर है। ये समझो इस चीज को, ये दोनों चीजें बराबर हैं।
बैटरी की पावर माइनस बैटरी के अंदर लॉस इज इक्वल टू जो बाहर पावर मिल रही है। मैं ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही है। आगे समझ में? ये कंफ्यूजन रहता है, ये वाला कंफ्यूजन रहता है। सर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं रहता तो क्या डिफरेंस होता? तो फिर एक वैल्यू आती फिक्स, फिर ये ग्राफ नहीं आता, तो ये ग्राफ नहीं बनाता, फिर तू मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं करता, फिर तो तेरे को एक वैल्यू देती, तूने बाहर वाले की वैल्यू ले ली, आर की वैल्यू फिक्स कर दी, तो फिर तो सारी वैल्यूज एक एक आ जाएंगी, बस खत्म। फिर वेरिएबल वाली बात, पावर फंक्शन ऑफ आर नहीं आएगा, फिर तो उसमें सीधा एक वैल्यू आ जाएगी पावर की। सर ये पी आउट को आर के अक्रॉस था, लेकिन हाँ एक बात बता सुन, बैटरी से जो तेरे को नेट एनर्जी बाहर मिल रही है, ऐसा देख, इस डायग्राम को देख, बैटरी के टर्मिनल ये है, ये बैटरी से इस डब्बे के अंदर से जो नेट एनर्जी बाहर मिल रही है वो इसके अक्रॉस लॉस हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ भाई, कोई और कंपोनेंट है क्या सर्किट में? नहीं, मतलब यहां से जो नेट एनर्जी बाहर आ रही है वो इसके अक्रॉस लॉस हो रही है। तो तू ऐसे लिख सकता है कि इसके अक्रॉस जो एनर्जी का लॉस हुआ दैट इज इक्वल टू जो यहां से मुझे नेट एनर्जी बाहर मिली। अब बाहर कितनी मिली? अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो EI के बराबर मिलती, तब यहाँ पे टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होता। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होता। और अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी सोर्स की पावर क्या कहलाती? EI के बराबर। लेकिन इसका खुद का रेजिस्टेंस कुछ एनर्जी का लॉस करा दे रहा है, कितनी का? I स्क्वायर R का। तो EI न मिलके अब मेरे को बाहर जो एनर्जी मिल रही होगी वो EI माइनस का I स्क्वायर R मिल रही होगी। अब आ गया माधव? यहाँ 50% से ज्यादा पे अब आगे समझ में? बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब यहां पे तुम्हें मैक्सिमम पावर मिल रही है ना, वो मैक्सिमम पावर भी 100% नहीं है। अगर बैटरी की एफिशिएंसी देखी जाए ना, वो जो एनर्जी सप्लाई कर सकती थी उसका ओनली 50% एनर्जी जो है मैक्सिमम पावर के केस में मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर हो गए। सप्लाई करने वाला कौन है? ये। तो आधी एनर्जी बैटरी के अंदर लॉस हो जा रही है और आधी मिल रही है हमें बाहर, इसलिए 50% एनर्जी हमें बाहर मिल रही है। तो हम बाहर वाली एनर्जी में इंटरेस्टेड है, हम इसमें इस डब्बे के बाहर वाली एनर्जी में इंटरेस्टेड है। हम यहाँ पे तुमने बल्ब लगा रखा है सपोज, तो हम उस बल्ब की पावर में इंटरेस्टेड है, हमें इस लॉस से कोई मतलब नहीं है, तो बेकार गया। जो इंटरनल रेजिस्टेंस ने लॉस कराया बच्चों, वो बेकार गया। आया भाई समझ में? दोनों रेजिस्टेंस 50% रख रहे, समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो ये जो मैंने 50% आंसर जो फाइंड किया है ना, ये किस केस में फाइंड किया है? जब बाहर पावर मैक्सिमम मिल रही है, उस केस में उस केस में जो बैटरी की एफिशिएंसी है वो 50% है। जिस केस में आपको बाहर पावर मैक्सिमम मिल रही है ना, उस केस में बैटरी की एफिशिएंसी 50% है। आगे भाई? सो एक तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? सो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडियल अगर एग्जिस्ट करता तो 100% मिलती। यस, अगर आइडियल बैटरी होती ना ये, तो अब बैटरी के अंदर कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही, और तो बैटरी जितना सप्लाई कर रही है। देखो बच्चों, ये जो EI होता है ना, EI, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जिस रेट से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही होती है ना, वो EI होता है। मतलब तुम्हें मिलना चाहिए था EI के बराबर, लेकिन कन्वर्जन जब हो रहा है ना, तो बैटरी अंदर ही कुछ एनर्जी लॉस करा दे रही है। तो जो कन्वर्जन हुआ, जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसमें से I स्क्वायर R तो अंदर ही लॉस हो गया। बैटरी के टर्मिनल से जो बाहर एनर्जी आई ना, जिसको तुम यूज कर पा रहे हो, दैट इज EI माइनस का I स्क्वायर R। ठीक है भाई? हाँ पुल पे जाए। अब हो गया ना क्लियर? चले आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों तुम्हें कुछ सर्किट वाले क्वेश्चन मिलेंगे।
आपको यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ना। ये दे रखी है बच्चों 20 वोल्ट 5 ओम, 30 वोल्ट 10 ओम, 10 वोल्ट, और ये दे रखा है बच्चों तुम्हें 10 वोल्ट 10 ओम। फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांच ऑफ द सर्किट, फाइंड द करंट in all the branches of circuit। करंट बताना है आपको ना सारे के सारे में। थर्ड वाले में कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, थर्ड वाले में बच्चों कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। करो जल्दी से इस वाले को। मैं मेरा मेरा देखो, तुम मेरा एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बेसिक से धीमे धीमे लेवल अप करता जा रहा हूँ। तुमने सबसे बेसिक क्वेश्चन कर लिया, अब फिर दूसरा टाइप जो तुम्हें मिल सकता है, ये वेरिएशन मिल सकता है, फिर हम और थर्ड वेरिएशन लाएंगे, फोर्थ वेरिएशन लाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, क्या आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं डन, और कुछ इसको बच्चों हम नोडल एनालिसिस से करेंगे। ठीक है, इसको हम नोडल एनालिसिस से करेंगे, क्योंकि इसमें केवीएल लगाने का कोई फायदा नहीं है। इतने सारे लूप, इतनी सारी इक्वेशन, केवीएल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तुम बोलोगे सर केसीएल, मैं कहूंगा यार केसीएल के अलग टाइप होंगे। मैं केसीएल का भी तुम्हें फील कराऊंगा कि लाइक केसीएल तुम्हें ऐसे केसेस में सोचना है। जैसे बच्चों सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा कि पहले मैं इसको हटा के इसको यहां पे लगा लूंगा। 10 ओम था ना, ये 5 ओम है। मैं इसको हटा के इधर लगाओ या कहीं भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर लगाओ या इधर लगाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 ओम है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। पहले तो मैंने इनके रेजिस्टेंस लगाए बच्चों। तो इसमें 5 ओम था ना, इस वाले में 5 ओम, इसका था बच्चों 10 ओम, ये लगा दिया। इसका भी बच्चों 10 ओम के बराबर था, ऐसा था। यही थे ना बच्चों रेजिस्टेंस, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? ठीक है, तुम लोग कैसे हटाओगे? अब देखो बच्चों, सबसे पहले एक पॉइंट को मैंने जीरो पोटेंशियल में मान लिया। जैसे मैंने इस पॉइंट को जीरो पे माना, जब तक बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है ना बच्चों, यहां का पोटेंशियल भी जीरो ही होगा, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। इवन इसमें करंट फ्लो करे, सुनना ध्यान से इस चीज को, इवन अगर इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है ना, तो इसका रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो यहां से यहां तक ड्रॉप जीरो आएगा, क्योंकि आई आर का ड्रॉप आएगा, आर है नहीं। इसलिए बच्चों इसमें इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? जीरो। तो जब भी अगर बीच में कोई कंपोनेंट ना लगा हो ना बच्चों, तो आपको क्या करना है? पोटेंशियल सेम करते जाना है। यहाँ का जीरो,
यहाँ का बच्चों 0, यहाँ पे कुछ लगा है नहीं, 0। अब यहाँ पे देखो क्या इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, नहीं। ये कैसी बैटरी है, आइडियल। आइडियल बैटरी की क्या खास बात होती है कि उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। चाहे इसमें कितना भी करंट फ्लो करा लो बच्चों, लेकिन इसका ये जो दो एंड है ना, इनका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 10 वोल्ट होगा। और अगर मुझे ये पता लग गया 10 वोल्ट, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट के बराबर। तुम्हें ये दिख रहा है बच्चों यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं, 10 वोल्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस मैं हटा चुका हूँ, क्या आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे -10 रहा होगा, क्योंकि -10 में 20 ऐड करके 10 आना चाहिए। अच्छा बच्चों यहाँ पे 0 है, तो क्या तुम ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे माइनस का 30 रहा होगा, क्योंकि -30 में 30 ऐड करके 0 आना चाहिए। यहाँ का 0 है, क्या तुम देख पा रहे हो बच्चों यहाँ का -10 रहा होगा। अब समझ गए बच्चों, -10 इधर 0, तो करंट कैसे जाएगा इसमें, ऐसे। I1 की वैल्यू आएगी 0 माइनस का -10 डिवाइडेड बाई 5। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें। इसमें बच्चों 2 एम्पियर करंट हो गया, 2 एम्पियर। अब इसमें आ जाओ, -30 इधर 10, ऑब्वियस सी बात है करंट ऐसे आ रहा होगा बच्चों इसमें। अरे हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, तो ये कितना होगा बच्चों, 10 माइनस का -30, तो ये 4 एम्पियर होगा। 4 एम्पियर करंट बच्चों ऐसे आ रहा है, 4 एम्पियर। बच्चों 2 एम्पियर इधर गया होगा, हाँ भाई 2 एम्पियर इधर गया होगा जो इधर से आ रहा है, नहीं नहीं उल्टा, गड़बड़ हो गई इसमें ना, डायरेक्शन उल्टी दे रखी है उसकी। 2 एम्पियर ऐसे आया, ये 2 एम्पियर हो गया। इधर जा रहा है बच्चों 4 एम्पियर, तो 2 एम्पियर आया होगा इधर से। अरे इधर से 2 एम्पियर आया होगा, इधर से। अच्छा 4 एम्पियर इधर से आया, 2 इधर चला गया, तो इधर 2 एम्पियर गया होगा, 2 एम्पियर करंट इधर आ जाएगा। अब इस वाले में आ जाओ, इसमें करंट किधर आएगा, ऊपर से नीचे। कितना, इसको बोल रहा हूं I4, ये 1 एम्पियर होगा। तो ये बच्चों 1 एम्पियर के बराबर करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो 1 एम्पियर आया है इधर से, 1 एम्पियर। तो ये जो 1 एम्पियर आया ना बच्चों, ये 1 और 2 ये मिला के 3 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा होगा, I3। लीजिए भाई, सो आगे सारे करंट, सारे करंट आ गए। ये ऊपर सही सभी जगह 10 वोल्ट कैसे आया, समझ नहीं आ रहा। तेरे को यहां तक समझ में आया कि यहाँ का 10 वोल्ट होगा, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो मैंने तेरे को एक चीज बोली है कि अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, तो दो पॉइंट के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं लगी होती, तो वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, चाहे कितना भी करंट फ्लो करा ले उनसे। अब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो ड्रॉप नहीं आएगा ना यहाँ से यहाँ तक। यहाँ 10 है तो यहाँ का 10 ही होगा पोटेंशियल, यहाँ का भी पोटेंशियल 10 ही होगा, इवन यहाँ का भी पोटेंशियल 10 होगा यहाँ तक। देख जब भी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है ना, उन सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा यहाँ तक। देख यहाँ से यहाँ तक सबका सेम होगा, इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, इवन यहां तक भी सेम होगा, यहां तक। नीचे आ जा, यहां से देखिए ये सब का पोटेंशियल सेम होगा। अब आया 10 वोल्ट और बीच वाले 30 वोल्ट के बीच, सर पोटेंशियल सेम सेम है तो करंट कैसे फ्लो होगा, कौन से वाले में पोटेंशियल से। अच्छा ये गड़ब, ये मैंने गलती कर दी बच्चों एक ना, दिस इज -10, ये -10 है, ये गलती कर दी है, 2 एम्पियर आएगा ये, 10 माइनस का -10। अरे इन दोनों सेम नहीं है बच्चों, ये 2 एम्पियर होगा, 2 और 2 ये 4 आएगा आंसर ना इसका, 4, 4 आएगा। सर I2 1 एम्पियर आएगा ना, I2 1 एम्पियर क्यों आएगा, ये 10 वोल्ट है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का -30 है, तो 10 माइनस -30 तो 40 हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 10, 4 एम्पियर। अरे 10 है ना यहाँ का 10 वोल्ट है ना यहाँ इधर। देखो कोई जैसे ये वाला रेजिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों एक एक करके ना, मुझे लग रहा है तुम्हें रेजिस्टेंसेस में परेशानी आ रही है। जैसे ये रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ है बच्चों माइनस का 10 वोल्ट, यहाँ है 0 वोल्ट। मुझे ये बताओ कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा हायर है ये, तो करंट ऐसे जाएगा,
करंट क्या होता है, 0 माइनस का -10 डिवाइडेड बाई 5। ये लो तुम्हारा I1 आ गया ना 2 एम्पियर। अब जैसे दूसरे वाले में आ जाओ, उधर कितना है 10 वोल्ट, नीचे कितना है माइनस का 30 वोल्ट, तो करंट ऊपर से नीचे आएगा। रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर, तो तुम लिखोगे 10 माइनस -30 डिवाइडेड बाई 10। ये लो बच्चों I2 आ जाएगा। समझ गए सर? लेफ्ट वाली वायर में 20 नहीं आएगा, लेफ्ट वाली वायर में ये क्या 20 क्यों आएगा? यहां का 10 वोल्ट है, यहां पे 10 वोल्ट है, तो यहां पे 10 वोल्ट हो गया। यहां से यहां तक का डिफरेंस 20 के बराबर है। तो अगर तू यहां पे 10 बोल रहा है, हायर साइड में 10 बोल रहा है, तो लोअर साइड में -10 रहा होगा। तुझे डिफरेंस लिखना है यहां तक। दस सर नीचे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट फ्लो क्यों कर रहे हैं? तू कह रहा है इस वाले में ना, ये बच्चे का डाउट है कि सर यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट क्यों आ रहा है? देख भाई, ये वायर होता है ना, ये वायर, यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है ना, यहाँ का पोटेंशियल भी अगर 10 वोल्ट है, स्टिल इट कुड हैव सम करंट। क्यों? डेल्टा वी 0 है तो आर भी तो 0 है भाई। अब तू लिखेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये 0 है, ये 0 है, तो इसका 0 होना कोई जरूरी थोड़ी है। मैं फिर भी वही बोल रहा हूं मैं बार बार ना कि वायर को तुम देखना, मुझे पता है ये छोटी छोटी परेशानियां ही होती हैं जो हमें परेशान कर डालती हैं। सर अगर 3 में रेजिस्टेंस होता तो तब फिर मैं इनका इक्विवेलेंट पता करता बैटरीज का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी बन जाता। वैसे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से ही करें, हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, पर वो लास्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आया भाई? सर अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछे, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों कभी भी आपसे किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे कि मैंने इस जगह का इतना मान लिया है, अब मेरे को बताओ कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। इन क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप अपनी तरफ से 0 मानते हो ना किसी भी जगह पे, तो उसके हिसाब से सारे पॉइंट का पोटेंशियल पता कर लो और फिर बाद में उसको पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लो। सो हाउ टू अंडरस्टैंड कि नोडल लगाना है। नोडल लगाना है, तुम्हें तुम्हें बेसिक चीज समझ में आई कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? ये ढूंढना, ये वाली चीज ढूंढना। मैं हर जगह का पोटेंशियल लिख पा रहा था, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल लिख पा रहे हो एक जगह का 0 मान के, तो नोडल लगाना है आपको, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सर -10 कैसे? अभी एक बच्चा यहां पे अटका हुआ है। देख भाई मेरे को एक बात बता कि ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ दे रखा है 20 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? यहां का अगर तू इसको ए बोले, इसको तू बी बोले, इसका मतलब होता है कि बी बी माइनस का बी ए इज इक्वल टू 20। अब अगर तेरे को बी बी ऑलरेडी 10 के बराबर दे रखा है, बी बी माइनस का बी ए, तो बी बी की वैल्यू 10 रख दे, माइनस का बी ए इज इक्वल टू 20, तो वी आ जाएगा तेरे पास 10 माइनस का 20। ठीक है बालक, ये -10 वोल्ट आ जाएगा। सर किसे 1 बैटरी से करंट निकल के केवीएल लगा देता है? -30 कैसे? यहां का 0 दे रखा है, हायर वाले एंड का 0 पोटेंशियल दे रखा है, और यहां से यहां तक का डिफरेंस 30 के बराबर है। मतलब यहां का पोटेंशियल यहां से 30 कम होना चाहिए। यहां पे 0 पता है मेरे को, तो ऑब्वियस सी बात है -30 रहा होगा। -30 में 30 ऐड करूंगा तभी तो 0 आएगा। गॉट इट? चलो, अरे अरे मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये ना।
यार अब अगेन करंट बता दो, ये तो फिर तुम करना नहीं चाह रहे हो फिर ना, फिर ये गलत बात है, ये गलत बात है बच्चों। मैंने बताया इसको ऐसे पढ़ाया जैसे 11th वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो गलत बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड V at M और V at N। इसको ग्राउंड कर रखा है बच्चों, इसको ना ग्राउंडिंग अर्थिंग कर रखी है इस वाले पॉइंट की ना। ऑल्सो फाइंड करंट फ्लोइंग टू अर्थ। करे भाई। हाँ अर्थिंग कर दी है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। इस फिगर को बना सकते हैं, बनाओ, दे दिया मैंने क्वेश्चन, मेरी तरफ से तो क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास ना। डायग्राम बना के इसको करो सॉल्व। आपकी मर्जी है कैसे करना है, आपकी मर्जी है। बताइए बताइए बताइए, जल्दी सॉल्व कीजिए। अर्थिंग करने पे यस, हम लोग पोटेंशियल जीरो लेते हैं, ठीक है। अर्थिंग कर दी तो पोटेंशियल जीरो, उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले को। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी अर्थिंग कर दी जाए ना बच्चों, अगर तुम्हें लगता है कि यहां से कोई करंट जाएगा धरती में तो ये गलत है। करंट जो धरती में जा रहा होगा वो जीरो होगा,
क्योंकि अगर यहां से गया तो यहां से लौट के आने का एक रास्ता होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा। क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे ये तो जाएगा ही नहीं, ये करंट यहां से नहीं जाएगा। मतलब तुम इसको अगर हटा भी दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो भी करंट होगा वो इस लूप का लूप में ही रहेगा। जो भी करंट होगा बच्चों वो इस लूप का लूप में ही रहेगा। और जब भी सिंगल लूप होता है तो मैं हमेशा सिंगल लूप अगर होता है तो सबसे शानदार मेथड में केवीएल को समझता हूं। अगर एक ही लूप है तो केवीएल इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो बस यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से मैं चला, देखो यहां पर राइज हुआ 40 का, प्लस लिखा। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, यहां पे ड्रॉप आएगा माइनस का 10 इंटू आई। यहां पे बच्चों ड्रॉप आ रहा है, देखो हायर से लोअर जा रहा हूं, ऐसे करके ना मैं केवीएल ऐसे लगा रहा हूं, तो ये माइनस का 20 आएगा। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस का 10 इंटू आई। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस का 20 इंटू आई इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहां से मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। जिन बच्चों का 3/2 एम्पियर आ रहा था, देखो भाई गलती कर रहे थे तुम लोग ना। ये आ गया भाई सब लोगों को समझ में, 1/2 एम्पियर आ गया करंट। अब आ जाओ बच्चों, इस जगह का पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब मुझे एम वाले पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। तो एम वाला पॉइंट तो ऐसे है ना बच्चों, यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट दे रखा है। एम वाला पॉइंट ये है। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। कितना? 1/2 एम्पियर। करंट ऐसे ही जा रहा है ना, 1/2 एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 वोल्ट, 20 ओम। करंट ऐसे जा रहा है तो ये हायर होगा और ये लोअर होगा बच्चों, ठीक है ना। ये हायर होगा और ये लोअर होगा। आप लिखोगे 0 माइनस का वीएम इज इक्वल टू आई आर लिखोगे। हाँ भाई, 0 माइनस का वीएम इज इक्वल टू आई आर लिखोगे तो बच्चों वीएम की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस का 10 वोल्ट के बराबर। दिस इज फर्स्ट। सेकंड वाला कहाँ है? यहाँ पे। अगर आप इसका डायग्राम बनाओ, यहाँ का 0 है, ये पॉइंट बच्चों एन है, ये 10 ओम हो गया और करंट जा रहा है 1/2 एम्पियर। ऑब्वियस बात है, हायर रहा होगा ये लोअर रहा होगा। तो वी एन माइनस का 0 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2। तो वी एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 वोल्ट के बराबर। एक 5 वोल्ट आएगा, एक माइनस का 10 वोल्ट आएगा। करंट की डायरेक्शन में जब जाते हैं ना तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस माइनस लेते हैं। बैटरी की पोलैरिटी तो बैटरी के बड़े डंडे और छोटे डंडे से डिसाइड होती है। बैटरी की पोलैरिटी तो बड़े डंडे और छोटे डंडे से डिसाइड होती है। सर वो बैटरी का टर्मिनल सेम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, मैं बैटरी के अक्रॉस अगर लोअर से हायर जाऊंगा ना तो राइज हुआ, लोअर से हायर गया। जैसे एम से स्टार्ट किया मैंने, एम वाले पॉइंट से 40 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस गया एम से, तो एम लोअर है और 40 को क्रॉस किया तो हायर पे पहुंच गया, मतलब उसको प्लस का 40 लिखना है। फिर रेजिस्टेंस आया माइनस का आई आर। सॉरी, ये वो सबसे बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं जिनको मैं कराता ही नहीं हूं। आई माइनस का कहां आ रहा है? आई प्लस का आ रहा है ना, 40 माइनस 20, यहाँ 20 बचेगा। और ये 10i प्लस 10i 40i। समझ में आया भाई यहां तक? इवॉल्व वालों को करा देता हूं, लेकिन ड्रॉपर बैच के लिए तो थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। एक और करते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस ये बता रहा है बेटा कि अर्थ के रेस्पेक्ट में एम वाले का पोटेंशियल 10 वोल्ट कम है।
अर्थ के रेस्पेक्ट में एन वाले का पोटेंशियल 5 वोल्ट ज्यादा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अर्थ का हम 0 मानते हैं। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा ना, तो बेटा अगर यहां नहीं समझ में आ सकता ना इतना बेसिक लेवल से, तो ड्रॉपर बैच में कोई फैकल्टी इस लेवल में ले जाके तो नहीं पढ़ा रहा होगा, इस लेवल का तो क्वेश्चन नहीं करा रहा होगा वो। यही प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में ना। स्टाइल मारने को मैं भी 5-6 अच्छे अच्छे एरोडो के क्वेश्चन उठा के अभी तो मैं देना चालू कर दूं, बट उससे तो मैं समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तू ये कहे कि इसको भी नहीं समझ पा रहा है, तो फिर तो भाई देख, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी तरफ से बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, बहुत बेसिक से। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम ये देख पा रहे हो दोनों क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तीनों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन, ये बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें अभी जो मैंने बनाई है? ट्वेंटी ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट और 30 वोल्ट। फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ सर्किट। करो भाई। सारी ब्रांचेस में आपको करंट पता करना है सर्किट की ना। क्या हो गया? तुम्हें तुम्हें जो मेथड पसंद आ रहा हो देखो उससे करो, तुम्हें जो मेथड समझ में आ रहा हो उससे करो। मैं एक लूप के अलावा, अगर एक लूप है सिर्फ तभी केवीएल पसंद करता हूं मैं। सिंगल लूप होता है कि एक बार में काम खत्म हो जाए तो केवीएल लगाता हूं, नहीं तो मैं केवीएल तो भाई मैं सबसे लास्ट के लिए रखता हूं। केवीएल तो मेरा मन ही नहीं करता लगाने का कभी। अच्छा 10 ओम वाला कनेक्टेड ही नहीं है क्या? मुझे पता था कुछ बच्चों को परेशानी आएगी इसमें। ट्वेल्थ में तो यार मेरा तो कोई कोर्स जो है अभी रिसेंटली लॉन्च नहीं हुआ है। मेरे तो सारे कोर्सेज, मतलब ट्वेल्थ वाला तो खत्म ही होने वाला है। यही कोर्स सही है, इलेक्ट्रो का बैकलॉग कंप्लीट करके जल्दी से इसी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यही ट्वेल्थ का कोर्स चल रहा है। सुनहरा मौका है ये।
अमन ग्रेविटेशन की रिकॉर्डिंग अब देख रहा है, वेव ऑप्टिक्स की क्लास अभी अटेंड नहीं कर पा रहा है, फिर वेव ऑप्टिक्स की रिकॉर्डिंग भी देखेगा। तो ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं होता कि पहले वेव कंप्लीट कर लेता फिर ग्रेविटेशन बाद में देखता रहता, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग ही देखनी है। तो जब रिकॉर्डिंग देखनी है तो उसको तो कभी भी देखा जा सकता था, तो दो रिकॉर्डिंग क्यों देखनी। वाह मेरे शेर। कुछ पढ़ाई करेगा तू भी। टाइम नहीं मिल रहा वेव के लिए। देख भाई, एक हफ्ते में मैं तेरे से 4.5 घंटे मांग रहा हूं, दे दे यार, तेरा ही भला होगा। होमवर्क भी ज्यादा नहीं देता हूं मैं तो उस वाले में, 2 दिन से तो होमवर्क ही नहीं दिया, तुम्हारे चक्कर में मैं उसको और स्लो कर देता हूं, पता है। मैं खींच ही नहीं रहा हूं उसमें ज्यादा, तुम्हारे चक्कर में उसको और स्लो पढ़ा रहा हूं उस बैच को। तुम तुम्हें ऐसा भी फैकल्टी नहीं मिलेगा जो बच्चों के हिसाब से हर चीज का डिसीजन लेता हो। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में मैं उसमें, मैंने कहा चलो 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन बच्चों पे ज्यादा लोड ना पड़े। आ गया भाई, आंसर आ गया तुम्हारा इस वाले का, 3/2, 1/2 एंड 1। चलो करें भाई, डिस्कस करें इस वाले को। सो बच्चों, तुम एक पैटर्न देखो, मैं एक पैटर्न फॉलो करता हुआ आ रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन था, उसमें एक ही लूप था, मैंने केबीएल से सॉल्व कर लिया। एक ही लूप था, केबीएल से सॉल्व कर लिया। उसमें कॉन्सेप्ट थोड़े अलग थे, इसमें बहुत सारे लूप थे। केबीएल से तो मैं पहले ही हाथ जोड़ रखा था, मैंने देखा ये इस वाली बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैंने कहा कि एक जगह का जीरो मान लूंगा ना तो सब जगह का रेजिस्टेंस मैं पोटेंशियल लिख पा रहा हूँ। मैंने कहा ये अच्छा मेथड है। तीसरा, फिर एक ही लूप था, मैंने केबीएल से सॉल्व कर लिया। अगले में आया 2 लूप, मैंने कहा केबीएल तो मुझे यूज नहीं करना। अब अगला मेथड क्या है, वही वही नोडल एनालिसिस। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक जगह पे जीरो मान लेते हैं अपनी तरफ से। जीरो माना, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं बीच में। यहाँ का भी क्या होगा बच्चों, जीरो ही होगा। इवन यहाँ का भी जीरो होगा, कुछ है ही नहीं बीच में। यहाँ का भी जीरो होगा, यहाँ का भी जीरो होगा। इधर वाला 10 वोल्ट ज्यादा होगा। हाँ भाई, वो बड़ा डंडा ऊपर की तरफ है ना बैटरी का, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही होगा। हाँ भाई, यहाँ भी 10 वोल्ट ही तो होगा। अरे कुछ बीच में है ही नहीं, तो 10 वोल्ट ही होगा। अच्छा, यहाँ पे बच्चों जीरो है, ये बड़ा डंडा जीरो पे है, तो छोटा डंडा कितने पे होगा, -20 वोल्ट पे। क्योंकि छोटे डंडे में 20 ऐड करोगे तो जीरो आना चाहिए। यहाँ जीरो था बच्चों, छोटा डंडा जीरो पे था, बड़ा डंडा 30 पे होगा। ऐसे पढ़ाना पड़ता है तुम्हें, बड़ा डंडा छोटा डंडा। ये आ जाएगा बच्चों, 30 वोल्ट आ जाएगा। एक पॉइंट है बच्चों, मैं वहां पे नहीं पहुंच पा रहा हूं इस वाले पे। आप बोलोगे सर ऐसे चले जाओ, मैं तब तक यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख सकता जब तक मुझे इसका करंट ना पता हो। आप बोलोगे सर ऐसे चले जाओ, मैं तब तक नहीं लिख सकता जब तक करंट ना पता हो। करंट ना पता हो, करंट ही नहीं पता तो इन तीनों का ड्रॉप ही नहीं पता, मुझे ड्रॉप नहीं पता तो मैं यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए यहाँ पे मैंने मान लिया एक्स। अब मैं जंक्शन लगा सकता हूं भाई, जंक्शन लॉ। मैंने कहा कि एक करंट इधर मान लेता हूं I1, एक करंट इधर मान लेता हूं I2, एक मान लेता हूं इधर I3। आप बोलोगे सब बाहर की तरफ क्यों माने, अरे अगर मैंने गलत मान लिया होगा ना तो अपने आप एक नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ गया मतलब उसकी डायरेक्शन मैंने गलत मान ली है। क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, तीनों ही करंट बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तीनों के साइन कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे। और तीनों का जंक्शन पे, तीनों एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट क्या होता है, जीरो के बराबर। चाहे तुम माइनस माइनस ले लो चाहे प्लस प्लस ले लो, लेकिन तीनों के बराबर ही लेना, मतलब सेम साइन लेना। ये जीरो के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों मुझे I1 की वैल्यू लिखनी है। I1 को आप देख पा रहे हो, I1 किस वाले रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे X है, यहाँ पे बच्चों 30 दे रखा है, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, उससे I1 ऐसे जा रहा है। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये हायर माना होगा मैंने, ये लोअर माना होगा, तभी I1 ऐसे जाएगा। तो X माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 20, ये होगा ना I1। अरे इधर से इधर जाएगा ना I2। I2 बच्चों ऐसे है, ऐसे ऊपर से नीचे, x माइनस का -20
डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, और I3 बच्चों इधर है, x माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 20, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अगर आप इसको देखो तो x माइनस 30 प्लस का 2x प्लस का 40 प्लस का x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एंड यहां से तुम्हारे पास बच्चों 4x x इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? x इक्वल टू 0 आ गया, और जैसे ही x की वैल्यू 0 आई तो I1 आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 0 माइनस का देश, तो माइनस का 3/2। I2 आ जाएगा बच्चों, इसमें रख दो 0, 2 एम्पियर, और I3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 1/2 एम्पियर। माइनस का 1/2 का मतलब है, मैंने इसको ऐसे माना था तो ये गलत मान लिया है, 1/2 एम्पियर ऐसे होगा, I2 पॉजिटिव आया है मतलब 2 एम्पियर इधर जा रहा होगा, और ये भी नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया मतलब ये जा रहा होगा 3/2 एम्पियर ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो 2 एम्पियर इधर आया, 3/2 इधर निकल गया, 3/2 एम्पियर इधर निकल गया, और बच्चों 1/2 एम्पियर इधर निकल गया। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कब केवीएल लगाना है, कब केसीएल लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, और देखते हैं भाई एक आध क्वेश्चन इसमें। कब तुम कंफ्यूज हो जाओगे केवीएल केसीएल में ना, किस जगह पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे? एक कंफ्यूज भी करने वाला भी कर लेते हैं। बताओ भाई, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, फाइंड द करंट इन क्या हो गया भाई? यार आपको क्या लगता है कि 2021 का लाइक कोई भविष्यवाणी करूंगा मैं? जो चीजें इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है हम शेयर कर देते ग्रुप वगैरह में। अब जैसे आईआईटीज का चल रहा था कि 2020 में जो बच्चे रजिस्टर कराए आईआईटी के एग्जाम के लिए लेकिन किसी कारण से नहीं दे पाए एग्जाम, तो उनको एक मौका मिल रहा है 2021 में। बाद बाकी 2021 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। और अगर आप 12th में हो 2021 में, मतलब आप जो है ऐसा कुछ मांग भी रहे हो कि 75% वाला क्राइटेरिया ना रहे, तो भाई 2022 में जब वैक्सीन ठुक जाएगी सब में, तो फिर उसके बाद क्या करोगे? 2022 में ड्रॉप नहीं कर पाओगे अगर करने की मौका जरूरत पड़ी तो। इसलिए अपने परसेंट
मतलब लाइक इस चीज के चक्कर में अपना 12th का बोर्ड बिगाड़ लेना कोई इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, अरे वैक्सीन बोला है मैंने, वैकेंसी के बच्चे। चलो जल्दी से आंसर बताओ तुम इस क्वेश्चन का। आंसर आया नहीं आया, कंफ्यूज हो रहे हो नहीं हो रहे हो ये बताओ। इसमें अभी तक जितने पढ़ाए हुए मेथड है उनमें से कोई लग नहीं रहा होगा। करो करो जल्दी क्वेश्चन करो, इसके बाद मैं ना तुम्हें एक एक बाउंसर देके फ्री करने वाला हूँ, ठीक है। बाउंसर को कैसे हम छोड़ सकते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें भटकने के लिए छोड़ दूंगा उस बाउंसर के बाद। नहीं हो रहा है। हाँ, शीट का होमवर्क भी देना है आपको। करें भाई डिस्कस। अब इस वाले में बच्चों देखो, केबीएल तो बच्चों मेरी लास्ट प्रायोरिटी रहती है, लास्ट प्रेफरेंस रहती है, मतलब ना कि केबीएल तो मुझे जहां तक कोशिश कर सकता हूँ बचा नहीं, बचना है मतलब केबीएल से। तो मुझे, मैं यहाँ पे जनरली मेरा हाथ जो है ना इधर की तरफ जाता है, यहाँ पे जीरो मानता हूं मैं, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है यार, एक ही बैटरी है जिसके अक्रॉस में जंप कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो मानता हूँ तो मुझे लगा कि यार फालतू चीजें यहाँ नहीं मानते, ठीक है। मैंने कहा यहाँ जीरो मान लेते हैं एक बार ना, थोड़ा गड़बड़ करते हैं। तो तुम्हें पता है यहाँ भी जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा, 20 हो जाएगा और यहाँ का 10 हो जाएगा। अब मैं इधर नहीं जंप कर पा रहा हूँ ना इधर जंप कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक करंट नहीं पता होगा तब तक मैं ड्रॉप नहीं लिख पाऊंगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जंप करने के लिए ना करंट पता होना चाहिए। तो मैंने अब यहाँ का एक्स मान लिया। अगर यहाँ का एक्स माना तो यहाँ का भी एक्स होगा बच्चों। और अगर यहाँ पे एक्स माना है पोटेंशियल, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स प्लस का 40 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाया, मैंने कहा कि इधर करंट मान लेता हूँ I1, इधर मान लिया बच्चों I2 और इधर मान लिया I3। अगेन I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो के बराबर होना चाहिए। अब इनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, उसमें तो देखो डायरेक्ट दिखाई दे रही थी यहां से ऐसे, कुछ नहीं, ये I1 इससे फ्लो कर रहा होगा और यहां से यहां तक का पोटेंशियल मुझे पता है, ये 20 है ना यहाँ पे, मुझे यहां से यहां तक पता है, ऐसे माना है मैंने। I1 को लिखूंगा मैं x माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 20 के बराबर। थोड़ा मुझे दूर जाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, यहां पे तो सीधा ही लिख दूंगा मैं x माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर। जब मैं यहां पे लिखूंगा ना बच्चों, तो देखो जो I3 इधर आया है ना, वो I3 इससे भी जा रहा है, और अगर I3 इससे जा रहा है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है ये x प्लस का 40 माइनस जीरो, x प्लस का 40 माइनस का जीरो डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस का 20 प्लस का 2x माइनस का 20 प्लस का 2x प्लस का 80 इक्वल टू जीरो, एंड वी गेट 5x इज इक्वल टू माइनस का 40, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 8 वोल्ट के बराबर। माइनस का 8 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। और जैसे ही माइनस का 8 वोल्ट के बराबर आई, तो जैसे I1 पता करना है तो मैं -8 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20, माइनस का 1.4 एम्पियर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा ना माइनस का 1.4। I2 -8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, माइनस का 1.8, और ऐसे I3 आ जाएगा। सर आई एम नॉट अ ड्रॉपर। ठीक है ना, I3 कैलकुलेट कर लोगे यहां से।
I3 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आने लगा तुम्हें? सो एक क्वेश्चन जो आप लोगों को घर से करने के लिए दे रहा हूं मैं फॉर होमवर्क, मतलब लाइक जस्ट ऐसे ही खेल के आना इसके साथ। कैपिटल आई बता करके आना है। ठीक है भाई, कैपिटल आई बता करके आना है। अगर मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाया तो मतलब ये उसका क्वेश्चन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई ऐसे करके मत बैठ जाना, जल्दी से बीच वाले को हटा देना। मैं बता दे रहा हूँ, बाउंसर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे बोल दोगे सर 10/5 इज इक्वल टू 5/10, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, तो मतलब ये है भी नहीं। चलो अब होमवर्क बच्चों, इसके अलावा जो होमवर्क है आप लोगों का, एक मिनट, शीट का जो होमवर्क है, फर्स्ट 7 तो हो ही गए थे हमारे बच्चों। 9th वाला करके आना है आप लोगों को, 10th वाला करके आना है, 11th करके आना है, 12th करके आना है, 13th, मतलब 13 तक तो करने ही करने उसमें एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 के 13 तक। एक्सरसाइज 2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करके आना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, मतलब सेक्शन ए का सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करके आना है बच्चों, ये वाला मोर देन वन करेक्ट का, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 10 करके आना है। मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 10। ये सेक्शन सी जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है ना, ये वाला करके आना है 1 and 2, 1 and 2 करके आना है बच्चों इसका। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3 करके आना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 3, 5, 8 करके आना है। 3, 5, 8 सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव 3, 5, 8।
11, 3, 5, 8, 11, 3, 5, 8, 11, 18, 3, 5, 8, 11, 18, 18th भी करके आना है। अब तुम इतना परेशान हो रहे हो इसलिए बस इतना ही दे रहा हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं दे रहा। चले भाई, बाय।